गुड मॉर्निंग। हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और छोटे छोटे वीडियोस जो हम क्लास में 4 घंटे 6 घंटे में पढ़ाते हैं ना, उसको हम 15 मिनट में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये इतनी हड़बड़ाहट नहीं, हम कीवर्ड दे देंगे, बाकी एक बार बुक से आप हेडिंग्स वगैरह देख लीजिएगा, चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट का। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स में थ्योरी है प्रॉफिट की थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स की हम बात करें, प्रॉफिट है क्या? तो बोर्ड पर मैंने लिखा है प्रॉफिट है क्या। जरा एक बात बताएं, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बात सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या सीखना पड़ेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन से फैक्टर लगते हैं। फैक्टर का मतलब कौन कौन सी चीजें लगती हैं जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 चीजें होती है जी, 4 चीजें होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीजें लगती है तब जाके हमारा प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले क्या दिया जाता है? रेंट। लेबर के बदले क्या दिया जाता है? वेज। कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या दिया जाता है? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर के बदले क्या दिया जाता है? प्रॉफिट। तो हम किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में? हम किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? सर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? सर अकाउंट में पढ़ा था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, यस यस यस, वहां भी हम आएंगे। पहले हम बात को समझें, तब हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट क्या है? जरा ध्यान से सुनिए प्रॉफिट को फिर से। प्रॉफिट क्या है? ये 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन में। लैंड का जो पेमेंट किया जाता है एज अ रेंट किया जाता है। लेबर, उनको जो पेमेंट किया जाता है उसको वेज कहते हैं। कैपिटल, उनको जो पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट कहते हैं। एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर है कौन? एंटरप्रेन्योर वह है जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करने की रिस्क कर लेता है, जो वो प्रॉफिट पाने के लिए मार्केट में अपने आइडियाज लगाता है, इन्वेंशन करता है, वो कौन है? एंटरप्रेन्योर है। यानी ये आइडियाज जनरेट करता है, नए रिस्क लेता है, बिजनेस को अचीव करना चाहता है, कैरी करना चाहता है, पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता है, कौन है? एंटरप्रेन्योर। यानी आप कह सकते हो बिजनेसमैन, एक सीधी सीधी नॉर्मल भाषा में, या वो जो रिस्क लेता है। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर जी। अब बात हम करते हैं एंटरप्रेन्योर की। अब इसी एंटरप्रेन्योर, इसका जो रिवार्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है बिजनेस करने का, उस रिस्क के बदले जो उसे रिटर्न मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्लियर? तो यहाँ इकोनॉमिक्स में ये प्रॉफिट पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में जब डेफिनेशन देने जाएंगे प्रॉफिट का तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक मीडियम होता है। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक मीडियम होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का जो मीडियम है एंटरप्रेन्योर, उस एंटरप्रेन्योर को जो रिवार्ड मिलता है उस रिवार्ड को क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। आइए जी बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यस, ये एक एंटरप्रेन्योर का क्या है? रिवार्ड है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फॉर बियरिंग रिस्क। क्या लेने का भैया? रिस्क लेने का। ओहो, ये एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड है। कैसा रिवार्ड है? रिस्क लेने का। तो हो गया एंटरप्रेन्योर आर बियरिंग रिस्क एंड अनसर्टेन। हो मार्केट में जो होता है वो कोई चीजें जो इसकी फ्लक्चुएशन से सर्टेन नहीं होता, इतने गुड से बिक जाएंगे पता नहीं, इसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ा रहेगा पता नहीं, फ्यूचर में डिमांड बढ़ जाएगा पता नहीं, फ्यूचर में डिमांड घट जाएगा पता नहीं। अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में। तो लिखा है अनसर्टेनिटी विच ही कम्स अक्रॉस ड्यूरिंग एंटरप्रेन्योर रियल फंक्शंस। यानी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन करते वक्त जितने भी रिस्क लेता है, जो अनसर्टेनिटी को बियर करता है, इसके बदले जो ये इसे रिटर्न मिलता है, इस रिटर्न को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर? इस रिटर्न को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर? इसी रिटर्न्स को जी हम प्रॉफिट बोलते हैं। आगे आ जाइए, प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। ये हमारी क्षमता है। प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी, हमारे एबिलिटी का, हमारे कार्य क्षमता का, हमारे कार्य दक्षता का मजदूरी है, जिससे नाम क्या दिया गया? प्रॉफिट दिया गया। ये कौन कहा है? प्रोफेसर वालकर जी ने कहा है। इकोनॉमिस्ट है
प्रोफेसर वॉल्कर जी ने कहा, क्या कहा है? सीधा कहा है प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। प्रॉफिट जो है वो एबिलिटी का रेंट है, आपकी योग्यता का रेंट है। और योग्यता कैसा? नॉलेज है ना, नॉलेज, रिस्क बियरिंग और क्या अचीवमेंट, मार्केट रिसर्च, मार्केट कंपटीशन, जितनी भी मार्केट में इन्वेंशन, सर्च, ये जो सारी चीजें आती है ये आपकी एबिलिटीज है जी। और इसी एबिलिटी का आपको जो रिवार्ड मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। प्रॉफिट क्या है? किराया है। किस बात का? एबिलिटी का। कौन बोला? प्रोफेसर वॉल्कर। जरा देखिए, इसके पहले हम इसको इरेज करके कुछ और बातें बता देते हैं। आइए ये लीजिए, ये हमने इरेज कर लिया। मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लीजिए लिखा मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो मैं लिखता हूँ, कौन कौन से हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? जरा ध्यान से सुनिएगा। ये होता है लैंड, ये होता है लैंड। तो लैंड के बदले जो दिया जाता है वो रेंट दिया जाता है। ओके जी। दूसरा क्या होता है? लेबर। तो लेबर का जो रिवार्ड है, लेबर का जो प्राइस है, उसे क्या दिया जाता है? वेज दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है। और कैपिटल के बदले जो पेमेंट किया जाता है उसे हम क्या पेमेंट कहते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं जी। इंटरेस्ट दिया जाता है। और इंटरप्रेन्योर जो है, इंटरप्रेन्योर जो है, इसके बदले जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट किसका रिवार्ड है? इंटरप्रेन्योर का। और इसी रिवार्ड को हम पढ़ने चल रहे हैं। क्लियर है? आगे मैं बढ़ता हूँ। लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, थोड़ी मीठी हुई है, पहले तो इसके साथ ले सकते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, लीजिए मैंने बोर्ड पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बताइए जी। प्रॉफिट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को बताइए। तो जरा देखिएगा प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले लिखा है बेसिस है ग्रॉस ऑफ नेट। तो ग्रॉस और नेट प्रॉफिट के बेसिस पर एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। एक होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा क्या होता है? नेट प्रॉफिट। तो पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, फिर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। आराम से समझिएगा, समझिए। पहले मैं लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, फिर लिखता हूँ मैं नेट प्रॉफिट। तो बोर्ड पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। जरा यहाँ देखिएगा, हम सीधी सीधी लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है क्या। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप ग्रॉस पढ़ते हैं तो क्या अधिक होता है? ग्रॉस अधिक होता है कि नेट अधिक होता है? जी ग्रॉस अधिक होता है। ये कहाँ से कंपेयर करें? आइए वापस से क्लास 11 में, क्लास 11 में पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट और फिर पढ़ा था नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रेडिंग बनता था ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, और नेट प्रॉफिट के लिए पीएल बनता था। तो केवल डायरेक्ट खर्चे घटाए जाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, सारे इनडायरेक्ट भी घटा दिए जाते थे तो क्या आता था? नेट आता था। तो मोस्टली नहीं, लगभग 100% अगर माना जाए तो 99% केसेस में ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होती है और नेट प्रॉफिट क्या होती है? क्लियर? आइए तो यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट ये ज़्यादा होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ खर्चे घटते हैं लेकिन नेट प्रॉफिट में एडिशनल खर्चे भी घट जाते हैं। तो मैं डिस्कस करता हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अच्छा टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त जो भी पैसा जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू। या इसी को हम बोलते हैं सेल ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, है ना। क्या लिखते हैं? सेल लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त जो भी रेवेन्यू हो रहा है, तो यहाँ हो गया टोटल रेवेन्यू सेल, या बोल दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए जी, अब टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दूंगा मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लीजिए तो अब जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आप जब ग्रॉस प्रॉफिट का डेफिनेशन देने जाएंगे तो बताएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऐसे एक चार्ट बना देंगे, फिर बताएंगे टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? बिजनेस को ऑपरेट करते हुए जो भी सेल करने या सेल के एडिशन में और भी कोई रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, वो सारे पैसे जोड़ लेते हैं तो बिजनेस का रेवेन्यू पता चल जाता है जी। रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम का मतलब आगम, आगम का मतलब जो पैसा आया है। क्लियर? ये होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से कौन सा खर्चा घटाना है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटाना है। कौन सा खर्चा घटाना है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटाना है। अब बच्चे आपसे लड़ना शुरू कर दीजिए, ईश्वर जी पहले ये बताइए आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता क्या है? जी जी मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करता हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है ना। जरा ध्यान से सुनिए, एक मिनट का काम है।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? मैं सीधी बात बता दूं, मैं किसी काम को करने के लिए जब बाहर से कोई मटेरियल, बाहर से कोई लेबर, है ना, बाहरी जो भी पैसा हम लेके आते हैं, बाहर की कैपिटल, बाहर का लोन जो भी हम लेके आते हैं और उस पर प्रोडक्शन करते हैं, तो वो पैसा जो हम बाहरी व्यक्ति को दे आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे माना कि हम पढ़ाने के लिए बाहर से टीचर लेके आए हैं, तो बाहर से टीचर लेके आए तो आएंगे, पढ़ाएंगे और पैसे लेके जाएंगे, उनको जो मैंने पैसे दिए कौन से कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। चलिए मैं रोटी बना रहा हूँ, आटा मार्केट से खरीद के लाए हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। घर में हमारे डब्बे में पड़ा हुआ था तो कौन सा कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये मकान मैंने किराए पे लेके मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये कौन सा कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये खुद का मकान हो जाता तो कौन सा कॉस्ट हो जाता? इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट हो जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जो भी वेजेस, लेबर, कैपिटल जो भी है, इन सबको जो हम बाहरी व्यक्ति को दे आते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो रोटी बनाने के लिए मार्केट से आटा खरीद लाते हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। रोटी बनाने के लिए बाहर से आटा खरीद लाते हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और रोटी बनाने के लिए घर में रखा हुआ डब्बे में से आटा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मम्मी रोटी बना देती है तो उनकी जो मजदूरी है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, बाहर से लेबर पकड़ के लाते हैं बनाने के लिए, वो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है नहीं? हमारे घर पे छोटा सा फंक्शन पड़ा और मैं नहीं खाना बना डाला, मान लीजिए मैं नहीं खाना बना डाला, कुक नहीं आया, तो अगर मेरी मजदूरी जोड़ी जाती तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाता। बाहर से कुक ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? इम्प्लिसिट कॉस्ट में मोस्टली जो जोड़ा जाता है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, आप सीधी बात से जल्दी बता दीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है जी, समझिएगा। अवसर लागत तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, माना कि मैं कहीं जॉब कर रहा था, ठीक है जी, माना कहीं जॉब कर रहा था, तो जॉब कर रहा था तो 10,000 रुपये मुझे सैलरी मिल रही थी। नई जॉब पर आया मैं 12,000 रुपये पर, 12,000 पर। अब बताइए, जो लोग करेंगे 12,000 का आदमी बन गया, मैं 12,000 का आदमी बना कि 2,000 का बना? 2,000 का बना। कैसे 2,000 का बना? इस 12,000 को कमाने के लिए मैंने कितना एक्सपेंड किया है, कितना खर्च किया है? वो 10,000 रुपये खर्च किया। कहाँ खर्च किया? किसको दिया आपने? अरे नहीं दिया तो त्याग किया कि नहीं किया? इस नई अवसर को पाने के लिए जितना मैंने पुराना त्याग किया है, जितना मैंने पुराना छोड़ा है, इसी छोड़ने की बात को हम बोलते हैं, इसी त्याग को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस मकान में कोई और पढ़ाता था, पहले हम कोई और पढ़ाता था, हम बोले तुम हटो, अब हम पढ़ाएंगे। मकान मान लो मेरा है, अब हम इसमें हम पढ़ाएंगे। तो अब भैया वो मकान वाला जो हमको 10,000 रुपये तो दे ही जाता था, अब इस मकान से जब मैं 12,000 कमाऊंगा तो 10,000 तो घटा दूंगा कि भैया कोई इसमें ऑलरेडी इतना तो हमको दे ही रहा था, तो वो जो किराया हमको मिलता था उसे क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? जो अपने रिसोर्सेज हैं उसका जो पैसा होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? तो चलिए जी, तो टोटल रेवेन्यू में से कौन सा खर्चा घटाते हैं? बाहरी। इसी को मॉनेटरी पेमेंट भी बोलते हैं, इसी को मॉनेटरी एक्सपेंस भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जो बाहरी व्यक्ति को पैसे में हम पे करके आगे उसे मॉनेटरी एक्सपेंस या मॉनेटरी पेमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे आइए, तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटा देंगे, टोटल रेवेन्यू का डेफिनेशन देंगे, एक्सप्लिसिट का डेफिनेशन देंगे और इसके बीच में आपका आ जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या क्या आता है, जरा जल्दी बताइए। मटेरियल आता है, बाहर से मटेरियल आता है, लेबर आता है, टैक्सेस आता है, अदर एक्सपेंसेस आता है, बहुत सारे खर्चे आते हैं। जितना आप सोच सकते हो उतना सब लिख दीजिएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, जितना बाहरी व्यक्ति का एडवर्टीजमेंट का ये जितना भी देना पड़ता है, डेप्रिसिएशन वगैरह। आगे आइए, अब ये हम हटाते हैं और इसी के साथ साथ आपको अगली पॉइंट को हम कॉन्सेप्ट डिलीवर करें और बोलने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट। चलिए जी, नेट प्रॉफिट तो हम बोर्ड पे लिखते हैं जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो ये निकलता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओ माय गॉड, यस। नेट प्रॉफिट में से दो खर्चे घटा रहे हैं जी। कौन कौन से खर्चे घटा रहे हैं? एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटा रहे हैं और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट घटा रहे हैं। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से केवल कौन से खर्चे घटाए थे? केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटाए थे, इम्प्लिसिट नहीं घटाया था। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को मैंने माइनस करा, तब जाकर मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस करना है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट बता दिया और इम्प्लिसिट कॉस्ट बता दिया है हमने। क्लियर है जी? आगे आइए, अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल और सुपर नॉर्मल की। अभी मैं समझा देता हूँ, पहले हम अकाउंटिंग की बात कर लें जी, तब हम आगे बढ़ते हैं।
5, ये हटा देंगे कोड से। देखो अकाउंटिंग की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है और एक इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में जरा देख लीजिए बोर्ड पर मैं लिखा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या हमने कभी ऐसा और देखा था? क्या कभी और हमने ऐसा देखा था? हाँ जी, आइए जी कोरिलेट करिए। ये देखिए मैंने देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का भी फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आइए जी यहाँ मैं लिखता हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट, यहाँ मैं लिखता हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट ये मैंने लिख दिया अकाउंटिंग प्रॉफिट। आइए अकाउंटिंग प्रॉफिट में होता है टीआर। टीआर का मतलब मैं लिख देता हूँ टोटल रेवेन्यू, ऐसे लिखना है एग्जाम में टोटल रेवेन्यू। आइए टोटल रेवेन्यू और फिर क्या हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस ई एक्सप्लिसिट कॉस्ट ईसी, तो आप लिखेंगे ईसी। ईसी का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। या अब इस फार्मूले को तोड़ तोड़ के एग्जाम में कई तरह से बताना है। आगे आइए एक इसको ऐसे बताना है, दूसरा आपको बताना है टोटल रेवेन्यू माइनस क्या बताना है वेजेस, और क्या बताना है ये डब्ल्यू का मतलब है वेजेस। अब वेजेस या किसको दिया जाता है लेबर। आगे आइए वेजेस के बाद आर, आर का मतलब है रेंट। रेंट किसको दिया जाता है आइए इधर लिखते हैं आर, आर का मतलब है रेंट। रेंट किसको दिया जाता है लैंड को। आगे आइए आई, आई का मतलब क्या है इंटरेस्ट। आई का मतलब क्या है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है जी इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल। ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्या है एम, क्या है एम, एम क्या है रॉ मटेरियल। ये है रॉ मटेरियल, ये है आपका रॉ मटेरियल या मटेरियल मटेरियल, तो रॉ मटेरियल। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस वेजेस रेंट इंटरेस्ट मटेरियल। ये सारी चीजें जैसे आपने माइनस करी वो सब निकल के आ गया आपका क्या चीज निकल के आ गया, ये निकल के आ जाएगा आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये कौन सा वेजेस है जो खुद काम कर रहे हैं कि जो बाहरी व्यक्ति को मॉनेटरी में पेमेंट करके आए, जो बाहरी व्यक्ति को मॉनेटरी में पेमेंट करके आए। हम अपना मॉनेटरी में पेमेंट नहीं करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को मॉनेटरी में पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू में वेजेस, ये बाहरी व्यक्ति को पैसा दे गए हैं। रेवेन्यू को क्या बोलते हैं रेंट, जिसका लैंड यूज कर रहे हैं उसको पैसा दे गए हैं। क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, जिसका पैसा यूज कर रहे हैं कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट दे के आए हैं। और जो मटेरियल खरीदे उसका पैसा हम दे के आए हैं। आगे बाहरी को दे के आए हैं उसी की बात करें तो वेजेज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और रॉ मटेरियल्स हो गई। आगे आइए ये हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी अकाउंटिंग प्रॉफिट में, तो हमने हम कोरिलेट कर दिया जी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी सेम, दोनों एक ही तरह से डेफिनेशन में दिए जाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इरेज करता हूँ जी, स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप यहाँ से। आगे मैं बढ़ता हूँ, हट गए। अब मैं पढ़ता हूँ इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो जरा इकोनॉमिक प्रॉफिट को कोरिलेट करिए किससे, नेट प्रॉफिट को किससे कोरिलेट करेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट को कोरिलेट करेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट से। आइए नेट प्रॉफिट में क्या था टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ भी आपका टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ भी निकल के आ गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जैसे माइनस करेंगे निकल जाएगा आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। और एक और होता है जी प्योर प्रॉफिट। क्या लिख दूं बोर्ड पर प्योर प्रॉफिट लिखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा प्योर प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट को ये प्योर प्रॉफिट बोल सकते थे। इकोनॉमिक प्रॉफिट आता है उसमें से माइनस करते हैं जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फिर अनऑथराइज्ड पेमेंट, अनऑथराइज्ड पेमेंट, अनऑथराइज्ड पेमेंट। लीजिए अनऑथराइज्ड पेमेंट माइनस
राइट, ये अगर माइनस करते तो निकल के आ जाता है कौन सा, प्योर प्रॉफिट। क्लियर है? मैं सोच रहा था कि मैं इतनी कॉन्सेप्ट 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाऊं, बच्चा आराम से कहीं भी पढ़ ले और चैप्टर समझ जाए, लेकिन थोड़ी सी लेंदी होती जा रही, मैं क्या करूं। अगला एक और चलेगा प्रॉफिट का, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स का, थोड़ी थ्योरी है 10 मिनट का, तो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जो 12 घंटे में क्लास में डिलीवर करते हैं उसको 12 मिनट में डिलीवर करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट छोटा होता है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इतना बच्चा जान जाता है कि एग्जाम में अच्छे से इसको डील कर सकता है। आगे मैं बात करता हूँ। आगे अगली बात हुई है नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जो उस तरह का बिजनेस जनरली इनकम जनरेट करके देता है उसे नॉर्मल कहते हैं। आज जो जनरली बिजनेस जनरेट करके देता है उससे ऊपर जो अगर कोई इनकम जनरेट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सुपर कहते हैं, है ना। 2 दुकानदार है, एक 10,000 कमाता है, दूसरा भी 10,000 कमाता है, और तीसरा भी 10,000 कमाता है, चौथा जो है 12,000 कमाता है, तो 10,000 सबका नॉर्मल है, और जो 12,000 कमा रही है उसका क्या है, सुपर नॉर्मल है। नॉर्मल से ऊपर कोई क्या बोलते हैं, सुपर कहते हैं। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में नॉर्मली जो बिजनेस जनरेट करके इनकम देता है उसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड में नॉर्मली जो बिजनेस जनरेट करके इनकम देता है उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और एक अकाउंटिंग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट जो जनरेट करके बिजनेस देता है उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर में जो नॉर्मली बिजनेस जनरेट करके इनकम देता है उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और सुपर नॉर्मल क्या है, एक अकाउंटिंग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट जो जनरेट करके बिजनेस देता है उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो ये तो प्रॉफिट बताया, और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का एक वीडियो रह जाता है, तब तक के लिए ढेर सारा